गुड इवनिंग बच्चों। मैं नीलमणि झा, असिस्टेंट प्रोफेसर KVSC कॉलेज उचैठ। बच्चों, आज हम लोग BA फर्स्ट के पहले पेपर के जो हमारा प्राचीन भारत का इतिहास है उसका एक ऐसा अध्याय आज पढ़ेंगे जो कि हम लोग उसको बहुत ध्यान वहाँ पे नहीं दे पाते, लेकिन वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। जैसे कि हमने आपको पहले क्लास में बताया क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में कि किस तरीके से प्राचीन भारत के इतिहास का शुरुआत होता है। हम जबकि आगे बढ़ते चले जाते हैं, देखते हैं कि आप लोगों को मैंने पहले ही क्लास में बताया था कि हड़प्पा सभ्यता से हम लोग पढ़ते हैं, प्राचीन भारत को देखते हैं। हड़प्पा के बाद वैदिक काल आते हैं, फिर बुद्ध काल होता है, फिर बुद्ध और जैन दो धार्मिक आंदोलन भी कह सकते हैं उसे, या इन दोनों का दो काल होता है। फिर मौर्य काल। अब बाद में बच्चों आप लोग अवगत होंगे गुप्त काल से। तो मौर्य काल और गुप्त काल, लेकिन इस दोनों के बीच का जो काल है वो उसे हम या तो कह सकते हैं कि यह मौर्योत्तर काल है। मतलब मौर्य के उत्तर, जब मौर्य वंश का पतन हो जाता है, अंतिम मौर्य शासक नहीं रहते और अंतिम मौर्य शासक का कुछ ऐसा समय आता है जबकि हम मौर्य काल खत्म होता है और गुप्त काल शुरू होता है। तो मौर्य और गुप्त काल में के बीच के काल को हम मौर्योत्तर काल कहते हैं, या फिर उसे हम पूर्व गुप्त काल भी कह सकते हैं। जैसे कि मतलब पूर्व गुप्त काल कहने का मतलब है कि गुप्त काल से पहले का काल। तो ये एक इसमें क्या होगा, ये है क्या? तो जैसे ईसा की पहली शताब्दी अगर हम देखते हैं, आप लोगों को याद होगा कि मौर्य वंश का अंतिम शासक का जो पतन होता है, तो करीब करीब जब ईसा की पहली शताब्दी शुरू होने को रहता है, उस समय में ही मौर्य काल का पतन होता है। तो ईसा के पहली शताब्दी जो हमारा पहला है फर्स्ट AD, या उसके बाद से जब हम देखते हैं तो इन लोगों का काल करीब करीब हम पहली या इस शताब्दी में 100 वर्षों में, पहले 100 वर्षों में इन्हें हम ले सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात इस समय का ये है कि हमारा जो वर्तमान कैलेंडर है, भारत सरकार जिस कैलेंडर को फॉलो करते हैं वो शक संवत कहलाता है। और क्या आप लोगों को ज्ञात है कि ये शक संवत क्या होता है? तो शक संवत मतलब कुषाणों, ये शक शासक जो विक्रमादित्य के रूप में जाने जाते हैं। यद्यपि इतिहास में कई विक्रमादित्य हुए हैं, करीब करीब 14 विक्रमादित्य का उल्लेख है। इसी में से एक जो शक शासक विक्रमादित्य थे, उन्होंने उनके द्वारा एक कैलेंडर बनाया गया, जो उस कैलेंडर को हम शक संवत के नाम से जानते हैं। तो देखिए, ये इतना इम्पोर्टेंट है, इतना महत्वपूर्ण है कि अगर हम इसे शक संवत वहाँ से लेते हैं, फिर शक संवत में वही जो हमारा आता है बाद में, वही विक्रम संवत जो हम 58 साल उसमें जोड़ते हैं, और वो 58 साल से ही हम वहाँ से आगे बढ़ते हैं। अब इसमें दो आता है मौर्योत्तर काल या पूर्व मौर्य काल में जो मुख्य वंशों का चर्चा आता है, उसमें हम देखते हैं कि एक आता है शक और कुषाण वंश। तो हमारे अध्ययन के हिसाब से कुषाण वंश में आज हम कुषाण वंश के बारे में देखेंगे, उसे आज हम समझने का प्रयास करेंगे। पूर्व में हमने अपने करीब करीब कुषाण राजवंश को 4 भागों में बांटा था, और 4 भागों में कुषाण राजवंश पे अपने लेखों के द्वारा, अपने लेक्चर के द्वारा वो उसे कॉलेज के वेबसाइट पे अपलोड कराया है, जिसे आप गूगल पे जा कर के KVSC कॉलेज उचैठ डालें, और फिर जब कॉलेज का साइट आपका खुल जाएगा
तो वहाँ पे स्टडी मटेरियल में आप वहाँ पे स्टडी मटेरियल वाले कॉलम में जा कर के आप कुषाण राजवंश से संबंधित जो स्टडी मटेरियल है उसे अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पे हम जो वो स्टडी मटेरियल आप लोगों को दिया गया उसे समझाने का प्रयास कर रहे हैं। तो देखो, मौर्योत्तर काल या पूर्व गुप्त काल जो इसकी बातें आती है, तो इसमें अब कुषाण राजवंश, तो कुषाण राजवंश का सबसे प्रसिद्ध राजा कौन था? तो राजा कनिष्क। कुषाण राजवंश में सबसे प्रसिद्ध जो होते हैं वो कनिष्क होते हैं, कनिष्क। अब कनिष्क हाँ, इन्हें हम कनिष्क कहते हैं। अब ये कनिष्क जो हुए तो सबसे पहले हमारे मन में एक बहुत एक विचार तो आता ही है कि ये कुषाण राजवंश का हम देखेंगे कि उत्पत्ति ये कहाँ से आ गया, इसका प्रसार कैसे हुआ। तो ऐसा तो नहीं है, ये निश्चित ही ये विदेशी राजवंश था। इनका जो उत्पत्ति है हमारे यहाँ ये नहीं हुआ था। इनका जो शाखा है वो विदेशों से ये आए थे। एक ग्रंथ का नाम है हाउ सान सू। एक ग्रंथ है हाउ सान सू में ही यूची जाति का उल्लेख मिलता है। हाउसान एक ग्रंथ है हाउ सान सू, जिसमें कि यूची जाति का ये 25वीं सदी तक ही इसका 25वीं ईस्वी तक यूची जाति का इतिहास का ज्ञात होता है इस ग्रंथ से। इसी से पता चलता है कि यूची कबीला में ही कुषाण सबसे शक्तिशाली था। अब कुषाण में जो हुए शुरू के राजा, उसमें एक आते हैं कुजुल कैडफिसेस, या इन्हें आप कैडफिसेस भी कर सकते हैं, कुजुल कैडफिसेस। और फिर विम कैडफिसेस, कुजुल और विम। तो बच्चों, कुजुल और सबसे पहले इनका उत्पत्ति और हम लोग समझ ही गए कि कुषाण यूसी जाति की एक शाखा थी। यूची लोग प्रारंभ में चीन के सीमावर्ती प्रदेशों कांसू तथा निंजासिया में निवास करते थे। मतलब ये जो थे ये चीन के सीमावर्ती प्रदेश जो था उसमें ये अपना इन लोगों का ये लोग निवास कहाँ करते थे? तो चीन के सीमावर्ती प्रदेश के कांसू और निंजासिया में निवास करते थे। अब कुजुल कैडफिसेस ये जो हैं कुजुल कैडफिसेस, ये इनके जो पहला जो शासक है वो कुजुल कैडफिसेस, दूसरा शासक विम कैडफिसेस, कुजुल और विम, कुजुल कैडफिसेस फिर विम कैडफिसेस, इसके बारे में आता है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि कनिष्क आते हैं, कनिष्क शासक में। अब जो चीनी इतिहास ग्रंथ में है उसमें कुजुल कैडफिसेस का नाम कियो मिलता है। कियू और कियो, ये कुजुल कैडफिसेस का नाम मिलता है। कियो। कुजुल कैडफिसेस का नाम हम समझ गए। अब ये इतिहास में कैडफिसेस प्रथम के नाम से प्रसिद्ध हैं। अब इनको इतिहास में और जो हम देखते हैं कि ये किस प्रकार के उपाधि शुरू में ग्रहण किए थे, तो ये कोई सम्राट की उपाधि नहीं ग्रहण किए थे। इनकी राजकीय उपाधियाँ महाराज थी, महतज कुजुल था, कफस था, कुसानो कह सकते हैं, कुजैलो कह सकते हैं, कैडफिजाई कह सकते हैं। ये इनके सिक्कों पे मतलब उत्कीर्ण इनके द्वारा जो सिक्के जो जारी किया गया था उसमें इनके नाम के बारे में जो बताया गया था, तो वो इनका नाम कुछ सिक्के ये कफस के नाम से जारी करते हैं, कुसानो के नाम से जारी करते हैं, कुजैलो के नाम से जारी करते हैं, कैडफिजाई इस पे उत्कीर्ण है। कुजुल जब ही ये चीन के सीमावर्ती इलाका में रहेंगे तो ये भारत के तरफ आगे बढ़ते बढ़ते सबसे पहले ये बैक्ट्रिया, काबुल की घाटी, पूर्वी ईरान और
गांधार जो अभी आप उसे हम कंधार के रूप में जानते हैं, तो इन सब प्रदेशों पे ये अपना अधिकार करने लगे। अच्छा, एक और बात पे ध्यान देना आवश्यक है कि कुजूल के जो था केवल वो तांबे का सिक्का ही प्रचलित करवाया। ये कुजूल कैडफिसेस जो थे ये सिर्फ तांबे का सिक्का, इनका सिर्फ तांबे का सिक्का ही ये तांबे का सिक्का ये करते हैं, उत्कीर्ण करवाते हैं और प्रचलित करवाते हैं। और इनका शासनकाल 15वीं ईस्वी से 65वीं ईस्वी के बीच माना जाता है। मतलब 15 से लेकर के 65 ईस्वी के बीच में ये कुजूल कैडफिसेस थे। फिर इसके बाद आता है विम कैडफिसेस। सर्वप्रथम ये कहा, जैसे कि बच्चों आप लोगों को ऑब्जेक्टिव में भी कभी ये आएगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कि कुषाण राजवंश की स्थापना किसने की। जब ये इसमें 2-3 क्वेश्चंस बनता है, अगर ये आता है कि कुषाण राजवंश का सबसे शक्तिशाली या सबसे महान शासक कौन था, तब हम कनिष्क का नाम लेते हैं। लेकिन अगर ये आता है कि कुषाण राजवंश की स्थापना किसने की, तो यहाँ पे हम बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होएंगे। कुजूल कैडफिसेस पहला शासक था, लेकिन वास्तविक अर्थों में भारत में कुषाण राजवंश के स्थापना का श्रेय उनके पुत्र विम कैडफिसेस को जाता है। विम कैडफिसेस ने भारत में कुषाण राजवंश की स्थापना की। अब भारत में कुषाण राजवंश की स्थापना विम कैडफिसेस करते हैं, सब तो उसी ने करते हैं। विम कैडफिसेस क्या होता है कि वो अपना प्रदेश को गांधार, लद्दाख, पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक के प्रदेश पर अपना अधिकार कर लेते हैं। जैसे कि अब वो पश्चिम उत्तर प्रदेश आप कह सकते हैं, जैसे मेरठ हुआ या पश्चिम उत्तर प्रदेश का जो भी वो एरिया है, तो वो काबुल से होते हुए पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक अपना अधिकार कर लेते हैं। अच्छा, विम कैडफिसेस जो था वो स्वर्ण तथा तांबे का सिक्का दोनों वो निकलवाया। तांबे का सिक्का तो कुजूल कैडफिसेस ही निकलवाने लगा था, लेकिन उसका पुत्र ने अब उसमें सोने का, और कई बार ये ऐसा भी क्वेश्चन आता है कि सर्वप्रथम सोने के सिक्के किसने चलवाए, तो उसमें विम कैडफिसेस का नाम आता है। फिर हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जैसे कि एक विम कैडफिसेस के बारे में ऐसा कहा जाता है कि यह संभवतः 65 ईस्वी से लेकर के 78 ईस्वी तक भारत में शासन किया, 65 से 78 तक। अब क्या होता है कि चीनी ग्रंथ जो मैंने आपको बताया था, चीनी ग्रंथ हाउ एंड सू, तो उसी में ती एन चू मतलब क्या हुआ। ये देखो बच्चों, ये नया नया शब्द तुम लोगों को लगेगा, लेकिन ये इसे हमें जानना आवश्यक है। ती एन चू मतलब होता है भारत को जीता, भारत को जीता। ती एन चू मतलब भारत को जीता। तो इसके बारे में विम कैडफिसेस के बारे में कहा, हावेंसू ग्रंथ में उल्लेख है कि उसने ती एन चू अर्थात भारत को जीता और वहाँ पे अपना गवर्नर नियुक्त किया। अब फिर हम देखते हैं कि अब इन दोनों के बाद जो एक मुख्य आप लोगों को ये लॉन्ग आंसर में भी आएगा क्वेश्चन कि कनिष्क कुषाण शासक कनिष्क के उपलब्धियों के बारे में लिखें या उनके विजयों के बारे में लिखें या कुषाण शासक कनिष्क पे एक निबंध लिखें। तो देखिए, अब इसमें कि हम शक के बारे में जो आपको 2 ग्रंथ बताए कि ती एन चू या फिर हावेंसू, फिर वो कहाँ से आए, फिर किस प्रदेश में के आसपास थे, फिर किस तरीके से अपना विकास किए, तो इस तरीके के भूमिका के बाद हम जब कनिष्क पे आएंगे तो ये स्वाभाविक सी बात है कि कुषाण राजाओं में सबसे महान कनिष्क था। शक संवत 78 ईस्वी कनिष्क ने ही चलाया। 78 ईस्वी शक संवत जो होता है 78 ईस्वी, अभी जितना हमारा साल चल रहा है, जैसे कि 2021 हुआ, उसमें से अगर 2020 है ये, तो 2020 में अगर हम 78 माइनस कर देते हैं, उसके बाद जो भी बचता है तो वो ईयर हमारा हो जाता है क्या
तो शक संवत का वो वर्ष है। और विक्रम संवत देखिए यहाँ पे 3 संवत अब हम लोगों के सामने में आता है। एक आता है शक संवत, एक आता है विक्रम संवत, और फिर एक जो है ये वर्तमान अंग्रेजी कैलेंडर, और फिर एक हिजरी संवत भी हम लोग देखते हैं जो कि इस्लाम से संबंधित है। लेकिन देखो 2 संवत को अभी हम लोग यहाँ पे अपना स्पष्ट कर लेंगे। एक है विक्रम संवत, ये 58 ईस्वी में विक्रम संवत। हाँ, तो विक्रम संवत 58 और ये शक संवत 78। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि जो है विक्रम संवत 58 ईसा पूर्व, विक्रम संवत कब शुरू हुआ? 58 ईसा पूर्व। और शक संवत कब शुरू होता है? शक संवत शुरू होता है हमारा 78 ईस्वी में। तो बच्चों ये विक्रम संवत में जब भी कभी हम लेंगे तो जो वर्तमान हमारा जैसे 2020 है, इसमें हम 58 साल ऐड कर देंगे, क्योंकि ये क्या है? तो 58 ईसा पूर्व है, 58 ईसा पूर्व। तो इतना विक्रम संवत का काल हो जाएगा। और शक संवत चूँकि 78 ईस्वी जब ईस्वी संवत का हो गया था, उसके बाद कनिष्क ने जब इसे चलाया, कनिष्क, तो इसमें हम क्या करेंगे? 2020 से 78 माइनस कर देंगे, और जो बचेगा वो हमारा शक संवत का काल हो जाएगा। तो यही है कि शक संवत 78 ईस्वी में कनिष्क ने चलाया, और यही कनिष्क के राज्यारोहण की तिथि है। मतलब कनिष्क 78 ईस्वी में कनिष्क ने राजगद्दी पर, 78 ईस्वी में कनिष्क राजगद्दी पर बैठता है। तो कनिष्क के राज्यारोहण की तिथि अगर कोई भी आपसे पूछता है, या ऑब्जेक्टिव में भी कई बार आता है कि कनिष्क के राज्यारोहण की तिथि क्या थी, तो कनिष्क के राज्यारोहण की तिथि 78 ईस्वी था। 78 ईस्वी कनिष्क ने पाटलिपुत्र के राजा पर आक्रमण करके उसको भी पराजित करता है। और अब हम क्या देख रहे हैं कि धीरे धीरे ये और पूर्व की तरफ बढ़ रहा है। मतलब वो वहाँ से चीन से जब उसके बगल में रहते रहते खुजुल कैटफिशेस के समय में विस्तार होता है, फिर विम कैटफिशेस के समय में विस्तार होता है, और उसके बाद अब ये यहाँ पे पाटलिपुत्र के राजा पर भी आक्रमण करके उनको बुरी तरीके से परास्त करते हैं। और फिर हम ध्यान देंगे कि ये चूँकि कनिष्क का भी जो शासन था वो काफ़ी क्या कह सकते हैं, सांस्कृतिक रूप से काफ़ी उन्नत शासन था। तो तो यहाँ से पाटलिपुत्र के राजा को पराजित करने के बाद अश्वघोष नामक व्यक्ति, अश्वघोष को वो अपने साथ लेकर के चला गया। बाद में आप देखेंगे कि अश्वघोष क्या करते हैं, क्योंकि अश्वघोष बहुत बड़ा बौद्ध दार्शनिक लेखक था, बुद्ध का भिक्षापत्र तथा मतलब अश्वघोष क्या था? अश्वघोष एक बहुत बड़ा दार्शनिक था। तो बाद में जब बौद्ध संगीति होती है तो हम देखेंगे कि उस बौद्ध संगीति की अध्यक्षता वसुमित्र और अश्वघोष मिलकर के करेंगे। और फिर देखो कि वो पाटलिपुत्र के राजा को कनिष्क जो है वो पराजित करता है, और बदले में क्या लेता है? तो अश्वघोष नामक एक बौद्ध दार्शनिक, बुद्ध का भिक्षापात्र जो यहाँ पे था, और एक अद्भुत मुर्गा, देखो ध्यान दोगे, बड़ी इंटरेस्टिंग है, एक अद्भुत मुर्गा पाकर ही वो संतुष्ट हो गया, और ये सब लेकर के वो वहाँ से चला गया। हम देखते हैं कि जो ये सब जैसे कि कनिष्क के अधिकार, और सिर्फ पाटलिपुत्र नहीं, हम देखते हैं कि वो इससे आगे बोध गया तक कनिष्क के अधिकार जो है वो मिलता है कुषाण राजवंश ने। जैसे क्योंकि हुविस्क के समय का जो एक मूर्ति फलक है, हुविस्क के समय का मूर्ति फलक, वो हमें बोध गया से प्राप्त करता है। अब बोध गया से प्राप्त होने का मतलब ये स्पष्ट मतलब है कि उसने वहाँ तक शासन किया। फिर हम देखते हैं कि 11वें वर्ष में उसने मतलब जैसे होते होते वो अपने शासन के 11वें वर्ष में निचली सिंधु घाटी को भी जीत लेता है।
चौथी बौद्ध संगीति कनिष्क के समय में ही कश्मीर में हुई थी। जैसे कि बौद्ध संगीति के बारे में हम देखते हैं कि पहली, दूसरी, तीसरी अशोक के समय में होती है, तो चौथी बौद्ध संगीति कनिष्क के समय में कश्मीर में हुई थी और कश्मीर में एक कनिष्कपुर नामक नगर की स्थापना की गई थी। फिर हम देखते हैं कि कनिष्क ने मध्य एशिया में काशगढ़, यारकंद, खेतान आदि प्रदेशों पर भी अपना अधिकार जमा लिया था। मतलब मध्य एशिया में भी कनिष्क का प्रभाव देखने को मिलता है। और हम देखते हैं कि ये आर्थिक समृद्धि के रूप में अगर किसी भी कोई भी शासक के कई बिंदुओं पे जब हम चर्चा करते हैं तो उनकी हम एक आर्थिक स्थिति के बारे में भी चर्चा करते हैं कि आर्थिक स्थिति कैसी थी। तो आर्थिक स्थिति जो है सो अगर देखा जाए तो पहली बार एक अंतर्राष्ट्रीय राज्य की स्थापना कनिष्क के समय में ही की गई थी। और इसके बाद क्या था कि भारत का मध्य एशिया के साथ एक जो है एक घनिष्ठ व्यापारिक संबंध भी बन गया। कुषाण जो था वो चीन से ईरान और पश्चिम एशिया तक जो एक रेशम मार्ग है, ये आपको हम सिल्क रूट, जैसे रेशम मार्ग को सिल्क रूट के बारे में भी जानते हैं। ये पूर्व की कक्षाओं में मैंने आपको बताया था, या फिर सिल्क रूट के बारे में मैं फिर आपको आगे भी बताऊंगा कि उस पे उसने अपना अधिकार कर लिया था। अब क्या भेजता था तो देखो, भारत से वो भेजता था मसाले, मोती, ये भारत से मलमल और कुछ दवाइयाँ, जिसे हम औषधियाँ भी कह सकते हैं। औषधियाँ जड़ी बूटी टाइप का होता है, तो ये औषधियाँ, चंदन, इत्र, ये सब रोम को पहुँचते थे। इसके बदले में वहाँ से सोना हमारे यहाँ आता था। अब फिर चूँकि सांस्कृतिक रूप से भी हम कनिष्क को देखेंगे तो हम ये देखेंगे कि कनिष्क का धर्म क्या था। तो बच्चों, अब हम अगले क्लास में देखेंगे कनिष्क का धर्म, उसकी साहित्यिक प्रगति और कला और स्थापत्य कला।